सुप्रभात बच्चों। मैं राहुल कुमार कोरी, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सिवान। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। स्नातक के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, किंतु असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ईदगाह आदि प्रमुख हैं। 1936 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का पशुओं से गहरा नाता है। भले आज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम पशुओं का उपयोग कम कर पा रहे हैं, लेकिन जिस समय ये कहानी लिखी गई है उस समय पशु और कृषि एक दूसरे से मिले हुए थे। चाहे उर्वरक की बात हो या खेत जोतना हो, सिंचाई करना हो या अनाजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो, सभी कृषि कार्य में पशुओं का ही उपयोग होता था। प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने तत्कालिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण करते हुए कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। यह कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जिसमें बैलों का मालिक, जिसका नाम झूरी है, अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है और उसके बैल भी झूरी से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। कहानी में झूरी का साला, जिसका नाम गया है, बैलों को कृषि के लिए अपने घर ले जाता है, जो भारतीय समाज के सहज सहयोग की भावना को दर्शाता है। किंतु गया के द्वारा हीरा और मोती के साथ अपने घर पर बुरा बर्ताव किया जाता है। वह उनको खाने को नहीं देता था और काम खूब कराता था, मारता भी था, जिससे हीरा और मोती वहाँ से भागकर झूरी के पास आ जाते हैं। किंतु दूसरी सुबह ही गया झूरी के घर पे आके बैलों को पुनः ले जाता है। वहाँ गया के दुर्व्यवहार से तंग आकर वे पुनः भागते हैं, किंतु अपने घर का रास्ता भटक जाते हैं। वे आज़ादी का अनुभव करते हुए दूसरों के खेतों में चरने लगते हैं। तब उस खेत के मालिक ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस का मतलब बच्चों ये होता है कि जहाँ पे आवारा पशुओं को वहाँ पे रखा जाता है ताकि वो खेतों को नुकसान ना पहुँचा पाएँ। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि था। अगर खुले पशु अगर घूमते रहेंगे तो खेतों को बहुत नुकसान पहुँचाते थे। उस समय कांजी हाउस बनाया जाता था ताकि अगर कोई खेत जिसका मालिक वहाँ पे ना दिखे तो उसको पकड़ के कांजी हाउस में बंद करवा दिया जाता था। और जब वो पशु का मालिक अपने पशु को खोजता हुआ कांजी हाउस जाता था, तब एक निश्चित रकम देकर अपने पशु को छुड़ाता था। कांजी हाउस में पशुओं के खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था। कांजी हाउस के मालिक ने हीरा और मोती को कसाई के हाथों बेच दिया। कसाई के साथ जाते वक्त स्वयं को मृत्यु के समीप देखकर दोनों बैल बहुत दुखी हुए, किंतु उनके अंदर अपनी आज़ादी के प्रति चेतना थी। अतः अवसर मिलते ही वे कसाई को धक्का देकर भाग निकले और अपने घर पहुंच गए, जहां झूरी अपने प्यारे बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें चूमता है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी भारतीय संस्कृति की स्वतंत्रता, संघर्ष, परोपकार और कर्तव्य परायण की चेतना का सांकेतिक चित्रण करते हैं। बच्चों, अब हम कहानी पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब तक किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। परले दर्जे का बेवकूफ़ का तात्पर्य सबसे उच्च दर्जे का बेवकूफ़। जैसे हम बच्चों कहते नहीं, क्या आप एकदम गधे हो क्या,
अर्थात आप एकदम बेवकूफ़ हो, किसी लायक नहीं हो। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है? लेखक ये कहना चाहता है कि क्या गधा वाकई बेवकूफ़ होता है कि उसके सीधेपन, सहिष्णुता का मतलब सहनशीलता, क्योंकि गधा बहुत सीधा साधा जानवर होता है, उसके पास सींग नहीं होती है, उसके पास काटने के लायक दांत नहीं होते हैं, अतः वो सबसे सीधा साधा जानवर समझा जाता है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सही सही बेवकूफ़ है कि केवल उसके सीधेपन की वजह से लोग उसे गधा कहते हैं। हाँ, इसका निश्चय नहीं किया सकता। गायें सींग मारती हैं, वो उदाहरण देते हैं कि गायें सींग मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अनायास शब्द का तात्पर्य बिना वजह, अकारण, बिना किसी कारण के सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना होगा, नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। बैसाख में एक आध बार कुलेल मार लेता है। कुलेल मारने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पे क्या है? अर्थात वो भी प्रसन्नता व्यक्त करता है। कुलेल मारने का मतलब प्रसन्नता व्यक्त करना। बैसाख हिंदी में एक माह का नाम है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। इसका तात्पर्य यह है, विषाद मतलब दुख होता है। कहने का मतलब हमने गधे को कभी प्रसन्न नहीं देखा, प्रसन्न चित्त कभी नहीं देखा। बाकी सभी जानवर खुश रहते हैं, कुत्ते देखो आपस में लड़ते रहते हैं, खुश रहते हैं, गाय भैंस जो भी हैं वो भी खुश रहते हैं। बस गधा क्या है, अपने आप शांत पड़ा रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा का तात्पर्य बच्चों यहाँ पे क्या है? पराकाष्ठा का तात्पर्य अंतिम सीमा, अर्थात जिस प्रकार ऋषि और मुनि एकदम सीधे साधे शांत रहते हैं, वैसे भी गधा भी एकदम सीधा साधा शांत रहता है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुण मतलब अच्छे गुण, अनादर मतलब सम्मान न करना। कि आखिर गधा इतना सीधा साधा होते हुए भी लोग उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात कि शायद संसार में अगर कोई ज़्यादा सीधा बन के रहता है तो उसकी इज्जत नहीं होती है। उदाहरण के रूप में क्या कहते हैं लेखक, देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय का तात्पर्य बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य बनाने का तात्पर्य बच्चों गिनती योग्य से है। कहने का मतलब लेखक इस पैरा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर आप संसार में सीधे साधे बने रहोगे तो लोग आपको सताते रहेंगे। जैसे कि भारतीय बच्चों, ये कहानी जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय लिखी गई है। उस समय क्या था, भारतीयों को अफ्रीका में जब बाहर विदेशों में जाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आपको एक प्रसिद्ध घटना है, गांधी जी बहुत सीधे साधे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट था, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था अफ्रीका में। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जबकि जापान ने क्या है, विश्व युद्ध में अमेरिका के खिलाफ युद्ध किया और उसकी गिनती अच्छे में मतलब सब उसमें की जाने लगी। लेखक आगे कहते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिसका अर्थ हमें गधे का प्रयोग करते हैं जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है,
कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अतएव का तात्पर्य अर्थात लेखक इस पैरा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गधा बहुत बेवकूफ़ माना जाता है क्योंकि बहुत सीधा है। बैल उससे कम बेवकूफ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि बैल कभी कभी हमला भी कर देता है क्योंकि इसके पास सींग है। अतः बैल बेवकूफ़ होते हुए भी गधे से कम बेवकूफ़ है। झूरी काछी। झूरी काछी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा में विचार विनिमय का तात्पर्य कि बिना बोले आपस में विचारों का आदान प्रदान करना, अर्थात सांकेतिक भाषा में बातचीत करना। वे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। हम ये नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य ये कहता है कि मैं जंतुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन यहाँ पे बैल जो हैं बिना बातचीत किए एक दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, जबकि मनुष्य के अंदर ये क्षमता नहीं है। दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है, लेखक कहना चाहते हैं कि दोनों बैल जब आपस में साथ साथ रहते थे, उनके अंदर आत्मीयता ज़्यादा थी, भाईचारे की भावना थी। वो आपस में मजाक किया करते थे। मजाक करने के दौरान वो आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की देते थे। सींग मिलाने का तात्पर्य क्या है, सचमुच जानबूझ मतलब सच में नहीं लड़ाई करते थे, बस केवल दिखावे के लिए एक दूसरे को परेशान करते थे। बच्चों हम आगे चलते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा मतलब इच्छा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। कहने का मतलब यहाँ पे सहयोग की भावना है, अर्थात दोनों बैल एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि वे चाहते थे कि दूसरे का कष्ट वो अपने ऊपर ले लें। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद का तात्पर्य बच्चों जहाँ जिस बर्तन में बैल खाना खाते थे, जिनको में उनको चारा दिया जाता था, जिसको आप हौदा भी बोलते हो। हौदा गांव में हौदा बोलते हैं, चरही बोलते हैं, ठीक है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, खली बच्चों ये अनाज का वेस्ट होता है, उसको खली बोलते हैं। भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अर्थात यहाँ पे इन दोनों बैलों के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम है कि दोनों जब भी खाते साथ खाते, जब भी जाते साथ जाते, सारा काम साथ साथ करते। इनके बीच प्रेम बहुत ज़्यादा था। अगर एक दुखी होता तो दूसरा भी दुखी हो जाता था। आगे चलते हैं बच्चों। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई अर्थात जोड़ी, बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना का तात्पर्य बच्चों बहुत परेशान किया, क्योंकि बैलों को लग रहा था कि हमने अपने मालिक के साथ हमेशा वफादारी की है, हमने उनके साथ खूब मेहनत के साथ काम किया है, हमने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन आज हमें दूसरे के साथ हमारे घर से बाहर क्यों भेजा जा रहा है हमें। अतः वे लोग दुखी हो गए। जब
झूरी का साला बैलों को लेकर अपने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में बैल जाना नहीं चाह रहे थे और उन्होंने उसको खूब परेशान किया। जब गया बैलों को पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया, पगहिया का तात्पर्य बच्चों जिसमें बैल को बांधने वाली रस्सी, जिससे बैल को बांधा जाता है। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। कबूल मतलब स्वीकार, स्वीकार था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? लेखक ये कहना चाह रहे हैं पशु बोल नहीं सकते हैं, लेकिन शायद जब वो जा रहे थे गया के साथ तो अपना विरोध जता रहे थे, और लेखक ये महसूस कर रहे हैं कि अगर बैल अपने मालिक झूरी से बात कर पाते तो झूरी से ये प्रश्न जरूर पूछते कि आखिर आपने हमें इनके साथ क्यों भेजा। आइए बच्चों आगे चलते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे, अर्थात झूरी के ससुराल पहुँच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होने का तात्पर्य दुखी हो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक भाषा का मतलब बिना बोले, मूक मतलब चुपचाप, बस इशारों से बात करना। सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों अर्थात तिरछी निगाह से देखा, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात पूरे गांव वाले सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे, पगहे बच्चों वह रस्सी होती जिससे बैल को खूंटे में बांधा जाता है। पगहे तुड़ा डाले और घर की ओर भागे, घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। अर्थात बच्चों झूरी के बैलों को झूरी से इतना लगाव था कि वो झूरी से अलग नहीं रहना चाहते थे। उन्हें झूरी के घर पर जो नांद थी, जो स्थान था, जो चारा था, वो बहुत ही पसंद था, और सबसे ज़्यादा उन्हें झूरी का प्यार पसंद था। नए स्थान पर जाकर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, अतः उन्होंने रात में रस्सी तुड़ा के भाग के वापस अपने घर चले गए। आगे चलते हैं बेटा। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी जहाँ पर बच्चों गाय को या भैंस को या जानवर को चारा दिया जाता है, उसको चरनी बोलते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव का मतलब रस्सी, क्योंकि रस्सी तुड़ा के आए थे तो आधी रस्सी खूंटे में बंधी रह गई और आधी रस्सी उनके गले में थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। कहने का मतलब भागते भागते जैसे भी इधर से उधर से खेतों के बीच से भागते हुए अपने घर पहुंचे थे, आंखों में विद्रोहमय, विद्रोह मतलब कि क्रांति। उन्होंने वहाँ गया के अत्याचार से परेशान होकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और वहाँ से भाग आए, और झूरी को ये जता रहे थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह का तात्पर्य प्रेम से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर मतलब प्यारा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। सब तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। कहने का तात्पर्य यह है, जब बैल उतनी दूर से भागकर वापस अपने घर आ गए थे तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर जानवर होते हुए भी इन्हें अपने घर का रास्ता पता था। वो
पशु और मानव के प्रेम से गदगद हो गए थे। बाल सभा का मतलब बच्चे एकत्रित हुए और चर्चा करने लगे कि वाह क्या बात है, कितने सुंदर बैल हैं, अपने मालिक से कितना प्यार करते हैं। अभिनंदन पत्र देने का मतलब कि शाबाशी, जैसे कि बच्चों कभी कभी हम कभी कभी जब कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं। तो वही बच्चे निर्णय कर रहे हैं कि हमें बैलों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, अर्थात शाबाशी देनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कोई अपने घर से गुड़ लाया, कोई रोटी लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया और बैलों को खिलाने लगा प्रेम से। आगे चलते हैं बच्चों। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। अब यहाँ पर बैलों की विशेषता बताई जाने लगी, लोग बैलों की बड़ाई कर रहे हैं। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। अर्थात लोग इतने गदगद हैं, इतना प्रेम से उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये बैल नहीं है, जरूर इनके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये शायद पिछले जन्म में आदमी रहे होंगे, बस इस जन्म में बैल हो गए होंगे, नहीं तो इनके पास बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा है। इसका प्रतिवाद का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद का तात्पर्य बच्चों विरोध। जब तीसरे बच्चे ने ये कहा कि ये जरूर पिछले जन्म में आप मानव रहे होंगे, तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया, अर्थात सब लोग सहमत हो गए। झूरी की स्त्री ने अर्थात झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, अर्थात गुस्सा हो गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप का मतलब आरोप न सुन सका और कहा, नमक हराम क्यों, चारा दाना दिया नहीं होगा तो क्या करते, इसलिए भाग आए होंगे। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अर्थात अब झूरी और उसकी पत्नी में नोक झोंक शुरू हो गई, चूँकि बैलों को झूरी का साला लेके गया था जो झूरी की पत्नी का भाई था। अतः उसको झूरी की पत्नी को ये लग रहा था कि आखिर बैल मेरे भाई के यहाँ काम नहीं किए और यहाँ भाग आए, इसलिए वो गुस्सा थी बैलों से। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे। कहने का मतलब झूरी की पत्नी हीरा और मोती से बहुत क्रोधित हो चुकी है। उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे मायके में जाकर ये काम नहीं किए, वहाँ से ये भाग आए, अब मैं इनको सही से चारा खाना नहीं दूंगी। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अर्थात जो आदमी झूरी के यहाँ काम करता था, जो बैलों की देख रेख करता था, झूरी की पत्नी ने उस मजूर मतलब मजदूर से को यह सख्त निर्देश दिया कि खबरदार, इनको खली वली नहीं, केवल सूखा भूसा ही देना खाने के लिए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अर्थात बैलों को पता था कि ये अपना घर है, हमें तो यहाँ खाने के लिए अच्छा ही मिलता है। झूरी ने मजूर अर्थात मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। तो नौकर बोला, मालकिन मुझे मार ही डालेंगे। तो झूरी कहता है, चुरा कर डाल आ। तो नौकर कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अर्थात नौकर डर रहा है कि कहीं मैंने चोरी से इनके नाद में अगर खली डाल दी तो मालकिन मुझे डांटेगी। चलते हैं बच्चों आगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार वो बैलों को केवल रस्सी के माध्यम से अपने घर ले जा रहा था, तो ले जाने में उसे बहुत समस्या आई, क्योंकि बैल उसे बहुत परेशान कर रहे थे, उसके साथ जाना नहीं चाह रहे थे। इस बार उसने उनको बैलगाड़ी में जोत दिया। अब जाहिर सी बात है, बैलगाड़ी में जोत दिया तो वह उन पर अच्छे से नियंत्रण कर सकता है। 2-4
बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली भूसी, खली चूनी सब कुछ दी। अर्थात गया अपने घर पर अपने बैलों को तो अच्छा खिला रहा है, जबकि हीरा और मोती के साथ भेदभाव कर रहा है। उसे गुस्सा इस बात का है कि आखिर वहाँ से एक दिन पहले बैल भागे क्यों थे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी एक टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार अर्थात बच्चों मुंह से टिक टिक की आवाज़ करने, अर्थात झूरी जब भी कुछ कहता तो बैल उसकी बातों को मान लेते थे, जबकि गया के बार बार कहने पे भी बैल उसकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि हीरा और मोती का झूरी के साथ आत्मीयता का लगाव था, जबकि गया के साथ ऐसा नहीं था। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। निर्दयी अर्थात जिसके अंदर दया ना हो। उसने निर्मम होकर एक बैल को खूब पीटा, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अर्थात गया की मार से तंग आकर बैल फिर से भागना चाह रहे थे। हीरा ने मोती से मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब बेकार है, क्योंकि हम भाग नहीं पाएंगे, हम पकड़े ही जाएंगे। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, आपकी बड़ी मार पड़ेगी। अब बैल डर रहे हैं कि अगर भागेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। तो दूसरा बैल कह रहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक एक को गिरा दूंगा। आगे बच्चों। अर्थात हीरा और मोती गया की मार से बचने के लिए भागे, लेकिन उनको पता था कि हम ज़्यादा बाहर तक भाग नहीं पाएंगे और पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से मार पड़ेगी। अतः वो वहीं पे खड़े हो गए। बैल कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है कि हम किसी मानव पे सींग चलाएं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि उस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत का तात्पर्य क्या होता है? मसलहत का तात्पर्य बच्चों बेहतर, हितकर, अर्थात मार खा के सह लो, अगर विरोध करोगे तो ज़्यादा समस्या होगी। हाँ, अर्थात फिर से पढ़ते हैं। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि उस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अर्थात अगर गया को ये लग रहा था अगर हम बैलों के साथ ज़्यादा बुरा बर्ताव करेंगे तो बैल भी मार सकते हैं हमें। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेके निकली और दोनों को मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार से उसे आत्मीयता हो गई थी। बैलों को लगता था कि गया के घर पर सब निर्दयी ही हैं,
सब मतलब मारते पीटते ही रहते हैं। लेकिन उन्हें ये लगा कि एक छोटी सी